हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और नीट की प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आपको इसी में जबरदस्त सपोर्ट करने के लिए मैं डिटेल्ड वीडियो की सीरीज चला रहा हूं और आज हम लोग पहुंचे हैं ग्रेविटेशन पर, जिसका लास्ट पार्ट आज करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी और इस तरह की सारी बातें, सैटेलाइट्स वगैरह को कैसे लॉन्च करते हैं, और इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि वीडियो देखकर आपके न्यूमेरिकल्स निकलने लगे, फिजिक्स आसान भाषा में समझ में आ जाए, तो तुरंत आप अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर मिलेगा आपको टॉप क्वालिटी कंटेंट जो नीट में सिलेक्शन में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। इस वीडियो के पहले के पार्ट या इसके पहले के चैप्टर्स देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं। जब भी आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको ट्रेमेंडस बेनिफिट होगा। विश्वास रखिए, जो मैं डिटेल्ड वीडियो की सीरीज चला रहा हूं, ये इसको करने के बाद इससे बाहर का कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट मैं पूरा कवर कर रहा हूं, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। स्टार्ट कर लेते हैं बातचीत। तो चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन, और हम लोग पार्ट कर रहे हैं 4, बाइंडिंग एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट्स, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड कुछ और बातें। कुछ बच्चे चाहते हैं कि यहां पर जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं उसका एनोटेशंस के साथ पीडीएफ आपको मिल जाए, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पीडीएफ में बराबर अपलोड करता रहूंगा। और साथ में कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो अरविंद एकेडमी ऐप है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में चेक करें। नीट के लिए काफी सपोर्टिव मटेरियल आपको मिलेगा जो आपका सिलेक्शन करवाएगा और डॉक्टर बनने का सपना पूरा कराएगा। चलो शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक की बात, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। तो ये बात शुरू होती है बेटा यहां पर कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की सरफेस पर बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, इसके जानने के लिए हम ये पकड़ते हैं कि मान लीजिए कोई एक अर्थ है और इसके ऊपर एक मास रखा है उसकी सरफेस पर। तो जब उसकी सरफेस पे मास रखा हुआ है अर्थ की सरफेस पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? तो पोटेंशियल एनर्जी हुई U इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम यानी मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम इस बॉडी का मास और रेडियस ऑफ द अर्थ। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पीछे हम लोग निकाल चुके हैं पीछे वाले लेक्चर में। अब हम देखते हैं, क्योंकि ये सरफेस पर है तो इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, वो भी देख लेते हैं हम लोग, जिससे सीक्वेंस में बात समझ पाए। यहां देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम बात करें, तो क्योंकि सरफेस पर ये रखी गई बॉडी है तो इसका कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया 0, और पोटेंशियल एनर्जी पीछे निकाला था माइनस जी एम एम अपॉन आर। यानी जो टोटल एनर्जी इस समय आपको दिख रही है जब बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ पर है, उस समय माइनस जी एम एम अपॉन आर, और यही बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है पॉजिटिव लेते हुए। यानी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गया? बीई मॉडुलस ऑफ ई, यानी केवल न्यूमेरिक वैल्यू जी एम एम अपॉन आर। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट मास जो अर्थ की सरफेस पे रखा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये जो बॉडी अर्थ की सरफेस पर है, आप देखें आगे भी चर्चा होगी, यहां पर जो बॉडी रखी है इसके पास इतनी निगेटिव एनर्जी है, इस वजह से ये अर्थ पर रखा हुआ है। अगर आप इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी इसको दे दें तो इसका टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0, और ये कहां चला जाएगा? छोड़ देगा अर्थ की सरफेस को, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर निकल लेगा। ये इसी वजह से यहां पर टिका हुआ है क्योंकि इसके ऊपर उधारी चढ़ी है। जैसे किसी ने किसी से कर्ज लिया हो, तो उधारी लेती उसको छोड़ के भाग नहीं सकता, क्योंकि मेरे ऊपर उसका डेबिट है, उधारी है। ऐसे ही समझ लें, इसके पास निगेटिव एनर्जी है, इस वजह से ये अर्थ के पास चिपका हुआ है, या भी देखेंगे कुछ केसेस में ये रिवॉल्व करता मिलेगा क्योंकि निगेटिव एनर्जी है। अगर वो एनर्जी मिल जाए, यानी उधारी उसकी कोई खत्म कर दे, तो स्वतंत्र हो जाएगा और वो निकल लेगा कहां? इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर, क्योंकि इनफाइनाइट पे हम जो एनर्जी मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी, वो हम शून्य मानते हैं। ठीक, तो यहां पर ये बात जैसे आप देख रहे हैं, इट इज ड्यू टू दिस एनर्जी द पार्टिकल इज अटैच्ड विद द अर्थ, क्योंकि निगेटिव एनर्जी है
और इफ मिनिमम दिस मच एनर्जी इज सप्लाइड टू दैट पार्टिकल इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके से हम इतनी एनर्जी इसको दे दे, पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव है। नॉर्मली जनरली हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में देते हैं, इसको वेलोसिटी दे देते हैं। तो ये कहां चला जाएगा? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर उसे बाहर चला जाएगा, जहां पर इस पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं उपलब्ध होगी, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। यही बात इसके अंदर लिखी है कि आप काइनेटिक एनर्जी अगर इसको प्रोवाइड कर दें इस निगेटिव वैल्यू के बराबर, पॉजिटिव मतलब इस निगेटिव न्यूमेरिक वैल्यू के बराबर पॉजिटिव एनर्जी विद द हेल्प इन सेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के चला जाएगा। और यहीं से इस बात की उत्पत्ति होती है कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। अब अगली जो स्लाइड है वो इसीलिए एस्केप वेलोसिटी की स्लाइड बन जाती है, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी अभी आप देखेंगे वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे किसी भी पार्टिकल को आप अर्थ की सरफेस से फेंकें तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर कहां चला जाए? इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर। इसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो यहां पर देखिए लिखा है द मिनिमम, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, मिनिमम वेलोसिटी with which a body must be projected vertically upward in order that if it may just escape the gravitational field of the earth। और छोड़कर इनफाइनाइट पे कितनी इसका वेलोसिटी होगा? इनफाइनाइट पे 0। ये v फाइनल है क्योंकि मिनिमम है, ये f दिख रहा है, ये फिर से लिख देता हूं, vf इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। यानी यहां पर आप अभी आप देखेंगे यहां तो डायरेक्शन अपवर्ड बनाया हुआ है, किसी भी पार्टिकल को किसी भी डायरेक्शन में, डायरेक्शन से इसको मतलब नहीं होता, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से इसको मतलब नहीं होता, अभी हम पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे। आप अगर इसकी वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी अगर वी कर दें एस्केप वेलोसिटी के बराबर, तो ये बॉडी इसको छोड़कर कहां चली जाएगी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। और इस समय यहां इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो इसीलिए मिनिमम है कि जब इनफाइनाइट पहुंच रही है तो कोई वेलोसिटी ये होल्ड नहीं कर रही है। और अगर आप इसके वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी देते हैं तब भी छोड़ के चली जाएगी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी उपलब्ध रहेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि आपने एस्केप वेलोसिटी से उसको ज्यादा वेलोसिटी दी है। तो एस्केप वेलोसिटी के मिलने की वजह से यहां और एडिशनल जो बच रही है वो एक्स्ट्रा, वो देखेंगे, उसका भी कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि हमारे पास वो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए जो हम किसी मास को प्रोवाइड कर दें और वो बॉडी कहां चली जाए? ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर इनफाइनाइटली दूर चली जाए, उसे हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। वीएफ v0 लिखने का मतलब भी मैंने बताया कि जब इनफाइनाइट पर पहुंचे तो उसकी वेलोसिटी 0 हो तब एस्केप वेलोसिटी बनेगी, और ज्यादा दे देंगे तो भी फाइनल 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। खैर आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए, आपने अभी हमने देखा था कि वो कोई बॉडी अगर यहां पर रखी है तो उसकी जो एनर्जी थी टोटल, यू लिख रहे -gmm/r, अगर इसी के बराबर हम पॉजिटिव एनर्जी दे दें इसको तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये छोड़ के इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो हम क्या कर देते हैं, यही पॉजिटिव एनर्जी की न्यूमेरिक, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, इसी न्यूमेरिक वैल्यू के बराबर कर देते हैं। यही देखिए यहां लिखा हुआ है। और यहां से v एस्केप वेलोसिटी हम निकालते हैं जो कि आता है 2gm/r। दिस इज दी, ये m से m कट जाएगा और बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। एस्केप वेलोसिटी होगा √2gm/r। इसको याद कर लीजिए। अर्थ के केस में ये अर्थ का मास है, अर्थ के केस में अर्थ की रेडियस है, और कोई और प्लेनेट है तो उसका मास रख दो और उसकी रेडियस रख दो। कैपिटल जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये हिलने वाला नहीं अपनी जगह से। अर्थ हो, मून हो, मंगल ग्रह हो, सब जगह कैपिटल जी सेम रहेगा। हाँ, मास और रेडियस तो बदलेंगे। अब हम ये जानते हैं अर्थ के केस में स्मॉल जी की वैल्यू होती है gm/r²। तो यहां पर अगर मैं ये पुट कर दूं gm/r² को भिड़ाते हुए, एक r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, और ये gm/r² तो 2gr लिख पाएंगे। मैं हटा रहा हूं, कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा समझाने के लिए। तो एस्केप वेलोसिटी इन केस ऑफ अर्थ √2gr के बराबर आ जाएगी, यानी इतनी। अब क्या है कि अभी हमने फिगर नहीं देखी है, हम बचपन से लेके बड़े होने तक डिजिट्स को बड़ा पहचानते हैं। तो अगर हम यहां पर
2 और जी की वैल्यू 9.8 और रेडियस ऑफ अर्थ रख दें तो आखिर ये एस्केप वेलोसिटी कितनी आएगी इसके भी दर्शन कर लेते हैं। तो वो अगली स्लाइड में आपको दर्शन मिल जाएंगे, जो कि मिल गए। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी जी की इस वाले फॉर्मूले में, ये जो पीछे निकाला था, और इसमें रेडियस और स्मॉल जी पुट करने के बाद हमें दिखाई पड़ा कि अप्रोक्सीमेटली अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड दे पावे तो ये बॉडी मास वो ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर पर चला जाएगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, ये काफी तगड़ी वेलोसिटी है, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर जाना। ठीक है, और यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ये भी ध्यान रखिएगा, ये एयर रेजिस्टेंस या एयर ड्रैग को शून्य मान के कर रहे हैं, उसको कंसीडर नहीं किया है। वास्तव में इतना आप देंगे तो काम नहीं बनेगा, आपको और ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि एयर ड्रैग होता है। जब आप आगे जाए कोई चीज ऊपर फेंकेंगे तो एयर एटमॉस्फेयर की वजह से एयर ऊपर कोई चीज जाएगी तो खींचेगा एयर पीछे। ये ऐसे जैसे कोई चाहती है जैसे ड्रैग, जैसे हवा में आप दौड़ते हैं, कसके हवा चल रही हो आंधी, आप दौड़े तो दौड़ने में बहुत ताकत लगती है क्योंकि वो हवा आपको पीछे धकेलती है। तो इस एयर ड्रैग को हमने यहां पर क्या माना है, शून्य, मतलब उसको इग्नोर कर दिया है। और जो बॉडीज सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके ग्रेविटेशनल फील्ड को भी यहां इग्नोर कर दिया है, प्योरली वैक्यूम मान के समझ रहे हैं। इस बात को समझ गए होंगे आप, जहां कुछ भी नहीं है, केवल वैक्यूम की बातचीत चल रही है, वहां के हिसाब से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड इसकी एस्केप वेलोसिटी बन जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर एस्केप वेलोसिटी हमने देखी ये लिखी थी 2gm/r। अब इस मास को ना हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। दिस इज डेंसिटी, डी से समझ रहे होंगे, और ये है वॉल्यूम। तो इस मास को इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, वॉल्यूम लिख दीजिए 4/3 पाई आर क्यूब, और इस डेंसिटी को रो लिख लिया। ये हम इस m की जगह पुट कर देते हैं और ये फॉर्मूला बन जाता है, कोई घबराने की बात नहीं। तो एस्केप वेलोसिटी क्या हो गई, r, इसी को सॉल्व कर लिया, देखिए √8/3 पाई जी रो। ये डेंसिटी के कॉन्टेक्स्ट में एस्केप वेलोसिटी आ गई कि यहां पर देखिए सब कुछ कांस्टेंट है, रेडियस और डेंसिटी मालूम हो तो एस्केप वेलोसिटी निकाल पाएंगे। इस सेंस को भी याद कीजिए, याद रखिए। अभी आप देखेंगे कि एक ही चीज के मैं अलग अलग फॉर्म में एक दो फॉर्मूले बताऊंगा तेजी से सवाल करने के लिए, जो यहां डेराइव भी होंगे और आप उसको फटाफट लगा के सवालों को सॉल्व कर देंगे। मैं उसका एग्जाम्पल भी कराऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिए और एकदम सुपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लीजिए। और ये जैसे आपने एस्केप वेलोसिटी देखी, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो एस्केप वेलोसिटी के बारे में हमें एडिशनल जानकारी देंगे, जिनका ध्यान भी रखना है हमको। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एस्केप वेलोसिटी। जो एस्केप वेलोसिटी होती है, जैसा यहां लिखा हुआ है कि बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करती। कोई बॉडी हल्की है, कम किलोग्राम की है, कोई 100 किलोग्राम की है, एस्केप वेलोसिटी वही 11.2 बनी हुई है। अर्थ के केस में उसको इतनी वेलोसिटी देना है आपको, जैसे भी दे पाइए। साथ में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अर्थ से किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे आप फेंक रहे हैं, इसका कोई लेना देना इससे नहीं है। आप 45 डिग्री पे थ्रो कर रहे हैं, 60 डिग्री पे कर रहे हैं, 90 पे, कुछ मतलब नहीं है, सब पर यही वेलोसिटी बनी रहेगी। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का एस्केप वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी ध्यान रखें। लेकिन करते क्या है कि जब हम अर्थ पे से कोई बॉडी को फेंकते हैं, सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, तो हम जिस सेंस में अर्थ रोटेट करती है उसी डायरेक्शन में उसको थ्रो करते हैं। थ्रो करने का मतलब लॉन्च करते हैं, जिससे हमें एस्केप वेलोसिटी को अचीव करने में आसानी हो। वरना कोई चीज ऐसे रोटेट कर रही है, आप उल्टा फेंकेंगे तो और मेहनत लगेगी। जैसे चलती बस से उल्टा उतरिए, धड़ाम से गिर जाते हैं, है ना। चलती बस के से उतरे और उसी डायरेक्शन में उतरे तो आराम से उतर जाते हैं, ऐसा कुछ समझ लीजिए। तो जिस सेंस में अर्थ रोटेट कर रही है उसी सेंस में लॉन्च कर देंगे तो आसानी से एस्केप वेलोसिटी अचीव कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, एज द एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन दी, जो प्लैनेट का मास है और उसकी रेडियस है, जैसे अर्थ का मास और रेडियस पर यह मामला डिपेंड करता है। m/r 2gm/r देखा था ना अंडर रूट में, तो ये m/r पे डिपेंड कर रहा है। तो एस्केप वेलोसिटी हर प्लेनेट के लिए अलग अलग मिलेगी। धरती के लिए अलग है, मून के लिए अलग है, और किसी और के लिए और अलग है। तो ये ध्यान रखिएगा, इट एस्केप वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स।
अब अगली बात बड़ी इंटरेस्टिंग कि भाई जो हमारे एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स है, हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जो भी है, उसका अगर आरएमएस स्पीड जो कि हम √3 RT/m से निकालते हैं, ये आरएमएस स्पीड अगर एस्केप वेलोसिटी से कम हुई इस प्लेनेट के लिए तो एटमॉस्फेयर होगा वहां, क्योंकि वो एयर मॉलिक्यूल्स भाग नहीं पाएंगे। अर्थ के केस में ऐसा है कि आप जब निकालते हैं वीआरएमएस तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम आता है, तो यहां एटमॉस्फेयर है। और ऐसे ही आप देखें मून के ऊपर, तो मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि मून के ऊपर जो वीआरएमएस आता है एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स का, एयर मॉलिक्यूल्स का, वो आपका एस्केप वेलोसिटी बहुत कम होती है, 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। उससे ज्यादा निकल आता है तो वो छोड़ जाते हैं, एटमॉस्फेयर बनते ही नहीं। और अगर आप देखें एक अलग जगह जहां पर जुपिटर की बात की जाए, तो जुपिटर की जो एस्केप वेलोसिटी वो बहुत ज्यादा है बेटा, वो होती है 60 किलोमीटर पर सेकंड। तो यहां पर हाइड्रोजन तक भाग नहीं पाता, क्योंकि इतनी वेलोसिटी वीआरएमएस नहीं अचीव कर पाता। तो जुपिटर पे थिक एटमॉस्फेयर है बहुत ज्यादा, हाइड्रोजन भी उसको छोड़ के नहीं जा पाएगा। अर्थ पे तो हाइड्रोजन का गुब्बारा छोड़ते हैं तो उड़ने लगता है हवा में, है ना। वो बचपन में आपने शायद हवा वाले गुब्बारे उड़ाए होंगे, हाइड्रोजन भर देते हैं, छोड़ो तो ऊपर चला जाता है, लेकिन वहां नहीं जाएगा। जुपिटर की बात कर रहा हूं। तो ये मामला समझते रहिए, इंटरेस्टिंग है और मजा भी बहुत आता है। कुछ पॉइंट्स और जिससे चीजें बिल्डअप हो जाए। इफ ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम इनफाइनाइट हाइट, कोई भी बॉडी इनफाइनाइट हाइट से अगर गिर रही है, अर्थ की तरफ आ रही है, तो जब अर्थ की तरफ पहुंचेगी ना, तो उसकी स्पीड एस्केप वेलोसिटी के बराबरी हो जाएगी। यहां पर एयर ड्रैग वगैरह नहीं माना है। तो ये देखिए, इसके एस्केप वेलोसिटी के बराबरी अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से गिरेगी। तो अंतरिक्ष से जब यात्री आते हैं, खैर वहां तो एयर ड्रैग हो जाता है तो उसका बंदोबस्त करते हैं, अथवा इतनी स्पीड से चीजें आएंगी कि आग ही लग जाती है उसमें, फ्रिक्शन की वजह से। एयर, आपने देखा होगा कोई चीज गिर रही है, आग लग गई। इन कैलकुलेटिंग द एस्केप स्पीड द एयर रेजिस्टेंस, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि एयर रेजिस्टेंस एंड ग्रेविटेशनल इफेक्ट ड्यू टू द अदर सेलेस्टियल बॉडीज आर नेग्लेक्टेड। ये मैं आपको समझा चुका हूं अच्छी तरीके से, तो इसको कंसिडरेशन में नहीं लिया गया है। और बात देखते हैं अब क्या है कि फॉर अर्थ टू बिकम ए ब्लैक होल, ब्लैक होल का नाम सुना होगा आपने। तो ब्लैक होल क्या कहता है कि कोई भी चीज उसके पास में मिली या उसमें आई तो बाहर नहीं निकल पाती है, यहां तक कि लाइट भी नहीं निकल पाती, लाइट समा जाती है उसमें। तो उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना होना चाहिए कि वो सबको एब्जॉर्ब कर ले या अपने में समा ले। तो अर्थ के केस में क्या होगा, देखिए अर्थ के केस में एस्केप वेलोसिटी ये है, ये वेलोसिटी अगर हमारी एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर या उससे ज्यादा हो गई तो क्या होगा, इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना हो जाएगा कि स्पीड लाइट पड़ेगी और समा जाएगी धरती में। इस चीज को अचीव करने के लिए कि हम इसको c के बराबर कर दें एस्केप वेलोसिटी को, हमारा जो ग्रेप का साइज है ना, वो हमारा जो अर्थ का साइज है वो अंगूर के दाने के बराबर होना चाहिए, तब वो ब्लैक होल बन जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। यहां पर आप रेडियस को कम करते जाएंगे तो टोटल एक्सप्रेशन बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ाना है कि वो c के बराबर कम से कम पहुंच जाए, तब तो वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अंधेरा ही लाइट आई उसी में रह गई। इसके लिए आर कितना चाहिए, अंगूर के दाने के बराबर, ग्रेप टाइप का, इंग्लिश में ग्रेप, हिंदी में अंगूर। तो यहां पर ये बॉडी ये चीज लिखी है, साइज ऑफ ग्रेप के बराबर अर्थ अगर हो गई तो ब्लैक होल बन जाएगी। इतनी ज्यादा डेंसिटी उसकी चाहिए होती है। आर तो कम करते जा रहे हो लेकिन मास वही रखे हुए हो, तो डेंसिटी तो बढ़ जाएगी ना, समझ के होंगे आप। और नोट यहां पर वही सारी बातें मैंने कहा, सब कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। इफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एस्केप वेलोसिटी अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो गई, देन फ्रॉम सच बॉडीज नथिंग कैन एस्केप, कुछ एस्केप नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम ये जानकारी जो रखते हैं अभी तक, ये किसी भी बॉडी की स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं पकड़ पाए हैं, रिसर्च कर पाए हैं, तो सब कुछ समा जाएगा इसके अंदर, जाएगा और फिर निकल नहीं पाएगा। सच बॉडीज आर कॉल्ड ब्लैक होल्स। ये कहानी ब्लैक होल की है, मजेदार है और एस्केप वेलोसिटी से लिंक्ड है, मजा आता है सब पढ़ के। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अगर इफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी लेसर देन दी
एस्केप वेलोसिटी। भाई v से अगर हमने फेंका तब तो ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के चला जाएगा। उससे कम वेलोसिटी तो क्या होगा, उससे कम वेलोसिटी होने की दशा में अभी एक और वेलोसिटी हम पढ़ेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी आगे। तो अगर एस्केप वेलोसिटी से आप कम किसी वेलोसिटी को दिए हुए हो तो वो ये हो सकता है कि वो बॉडी, जैसे यहां पर आपने किसी बॉडी को यहां से ऐसे v फेंका जो कि v से कम है, तो या तो थोड़ी दूर जाकर टपक के अर्थ के ऊपर गिर जाएगी मैक्सिमम हाइट पकड़ते हुए, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। और अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई लेकिन कम है एस्केप से, हाई है कम है, तो ये आपका ऐसे मोशन कर सकता है, अर्थ का चक्कर लगा सकता है। तो या तो इस समय ये अर्थ का चक्कर लगाएगा या फिर वो अर्थ के ऊपर टपक जाएगा। यही बात यहां लिखी है कि इट विल रीच ए सर्टेन मैक्सिमम हाइट। वो हाइट कैलकुलेट करने के एग्जाम में नीट में पूछते हैं। हम लोग दो फॉर्मूले पढ़ेंगे, एक अभी थोड़ी देर में, एक 4-5 स्लाइड बाद। एंड देन में आइदर मूव इन एन ऑर्बिट, या तो ये ऑर्बिट में चला गया, ये अर्थ है, अराउंड द प्लैनेट, प्लैनेट का मतलब अर्थ ले लिया एग्जांपल के लिए, और मे फॉल डाउन बैक टू द प्लैनेट। समझ पाई, या तो टपक जाएगा इसके ऊपर या उसका चक्कर लगाना शुरू करेगा। खैर आगे की बातचीत करेंगे, मजेदार बातें। अब हम लोग इसमें जो बात लिखी है वो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि वेलोसिटी से हमने फेंका बॉडी को अर्थ की या किसी प्लेनेट से, और वो जब टपकेगी, गिरेगी अर्थ के ऊपर, तो मैक्सिमम हाइट कितनी पकड़ेगी। तो उस समय देखिए यहां पर v इज लेस देन इसके वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे और फटाक से फॉर्मूला अपने काम का देखेंगे, बाकी आप आराम से देख सकते हैं। देखिए जब यहां पर लिखा टोटल एनर्जी एट सरफेस, अर्थ की सरफेस पे कितनी एनर्जी भाई, -gmm/r प्लस ½ mv² हमने फेंका, रखी होती तो ½ mv² शून्य होता, हमने तो उसको काइनेटिक एनर्जी दी है। पोटेंशियल और काइनेटिक, ये अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी। बाद में जब एक सर्टेन मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो आएगी लेकिन काइनेटिक शून्य हो जाएगी। भाई कहीं टॉप पर पहुंचेगा तो यहां पर वेलोसिटी उसकी 0 होगी ना मैक्सिमम हाइट पर, तो काइनेटिक तो होगी नहीं। इस एक्सप्रेशन को आप इक्वेट कर दीजिए और इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसके मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, लॉजिक कॉन्सेप्ट बता दिया, न्यूमेरिकल आएंगे करेंगे। और उसको सॉल्व करके देखिए हम एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ये देखिए मैक्सिमम हाइट है और ये बराबर किसके है, आर। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, आर v² माइनस इसके वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस जिस वेलोसिटी से फेंके थे हम, माइनस v²। ये h क्या है, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉडी, जिसको हमने v वेलोसिटी से फेंका है। इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी मैं लगाऊंगा और एक दूसरे फॉर्मूले पे भी बेस लगाऊंगा। तो ये हमें यहां दिमाग में एकदम मैक्सिमम लिख देता हूं ऐसे, और आर v² अपॉन एस्केप वेलोसिटी अगर दे रखी है तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो झट से सवाल आपका लग जाएगा। ये वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि स्पीड मैटर करती है नीट के अंदर। बात पकड़ में आ गई होगी। एस्केप वेलोसिटी दी है तो ये लगा देना, अभी दिखाऊंगा न्यूमेरिकल। यहां बात समझ में आती है, बाकी सब बातें लिखी हुई है, कैसे निकला आप देख सकते हैं, उसमें ज्यादा भिड़ने की आवश्यकता इस लेक्चर में नहीं है। अब आगे देखते हैं। देखिए इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी, अगर हमने भाई बात कर रहे थे कि एस्केप वेलोसिटी से कम की वेलोसिटी दी है तो दो कंडीशन थी, मैक्सिमम हाइट अचीव करे और टपक जाए प्लेनेट के ऊपर या उसका मोशन करने लगे एक ऑर्बिट में। लेकिन अगर हमने एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दे दी तो उसको तो ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के चला जाएगा ना। वो ये तो पढ़ा है, एस्केप वेलोसिटी यही होती है ना, बोलो बोलो। एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी अगर ऑफर कर दी तो वो उस प्लेनेट के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो भी उसका फील्ड है, उसको छोड़ के चला जाएगा। अर्थ के केस में अर्थ को छोड़ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के चला जाएगा। तो यहां भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए। शुरू में एनर्जी थी ½ mv², जब हमने फेंका ये पोटेंशियल हो गई, और जब आप फेंके हैं तो आपने एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दी है। तो जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पहुंचा है तो इसका v फाइनल 0 नहीं है। v फाइनल 0 कब होता है, जब जस्ट एस्केप वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी आप दे।
तो वी फाइनल जीरो है। आपने उससे ज्यादा दे दी है तो वी फाइनल इज नॉट जीरो। ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर कहां चला गया? इनफाइनाइट पर विथ सर्टेन वेलोसिटी। तो उस वेलोसिटी को यहां वी डैश कहा है, दिस इज वी एफ। बात पकड़ में आ गई होगी। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई इनफाइनाइट पर, और पोटेंशियल तो जीरो होती है इनफाइनाइट पे, इसलिए जीरो लिख दिया, अर्थ से बहुत दूर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए बड़े प्रेम पूर्वक, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन है, कुछ स्पेशल चीज नहीं बताएंगे, छोटी सी मैथमेटिक्स। लेकिन याद क्या रख लेना है हमको? ये फॉर्मूला कि ये जो वेलोसिटी है, ये कितनी वेलोसिटी इनफाइनाइट पर होगी उस बॉडी की, अंडर रूट वी स्क्वायर, जिस वेलोसिटी से फेंके हो, माइनस एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। तो आपने अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से किसी बॉडी को थ्रो कर दिया है तो वो इनफाइनाइट पे तो जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट पे जब पहुंचेगा तो इतनी वेलोसिटी रखे हुए होगा अपने पास। बस यही बात लिखी है, द बॉडी विल मूव इन ए इंटरप्लेनेटरी और इंटरस्टेलर स्पेस विद वेलोसिटी दिस वन। इस वाले फार्मूले को पकड़ के रखना है, जहां मौका लगे चौका। आगे चलते हैं, इंटरेस्टिंग बातें सीखते चलते हैं। अच्छा, और भी पॉइंट देखिए, ये सारी चर्चाएं चल रही हैं एस्केप वेलोसिटी के कॉन्टेक्स्ट में। तो एनर्जी टू बी गिवन टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ सो दैट इट्स टोटल एनर्जी बिकम जीरो, इट्स कॉल्ड एस्केप एनर्जी। यहां लिखा है कि जो बॉडी सरफेस ऑन द अर्थ पर रखी है, उसको हम कितनी एनर्जी दे दें, ये बॉडी यहां रखी है, इसको हम कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें जिससे इसकी एनर्जी शून्य हो जाए। एनर्जी शून्य होने का मतलब क्या है? माइनस में होती है ना इसकी एनर्जी। यहां पर देखिए लिखा हुआ टोटल एनर्जी, इस समय इसकी टोटल एनर्जी कितनी है? काइनेटिक पोटेंशियल बनाकर इतनी एनर्जी है। अगर इतनी प्लस में दे देंगे तो इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी, वो छोड़ के चला जाएगा, फ्री हो जाएगा। मैंने शुरू में ही लेक्चर में बताया, फ्रीडम फ्रॉम गुलामी। तो छोड़ के भाई साहब चले जाएंगे। उस एनर्जी को हम बोलते हैं एस्केप एनर्जी। और इसको देखो, एस्केप एनर्जी लिख दिया Gmm/r। वहां बाइंडिंग एनर्जी भी बोली थी, तो ये एनर्जी दे रहे हैं, और बाइंडिंग है जिसकी वजह से बंधा हुआ है दोनों बराबर इस समय। तो Gmm/r इज द एस्केप एनर्जी। इतनी एस्केप एनर्जी प्रोवाइड कर दीजिए, वो भाई साहब स्वतंत्र हो जाएंगे, छोड़ के निकल लेंगे। और फिर ये बात हम देख चुके थे कि ब्लैक होल बनाने के लिए हमारा सी के बराबर, जो चर्चा कर चुके हैं, ग्रेप के बराबर साइज होना चाहिए, रेडियस अंगूर के बराबर चली जाए, अंगूर की जो रेडियस होती है। अब यहां पर एक न्यूमेरिकल है, इसको भी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते रहेंगे पूरी जबरदस्त क्लैरिटी और मजेदार अंदाज में। तो कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी, बहुत बढ़िया, फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए प्लेनेट ऑफ मास। ये मास दिया है, इट इज गिवन दैट द रेडियस, मास और रेडियस हमको दिया है। दिस इज वेरी इजी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2gm_mp मास ऑफ प्लेनेट और rp रेडियस ऑफ प्लेनेट। यहां पर वैल्यू रख दीजिए, 2 रखा, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये है मास 14.8 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन रेडियस 3.48 इंटू 10 की पावर 6। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2.4 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, या आप इसको किलोमीटर में लिखेंगे तो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए ये आंसर आ गया, एकदम कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल में हट जाता हूं, इसको नोट करिए। अगला सवाल भी लगाएंगे जो आपके यहाँ नीट वीट में बड़े आसानी से टपक सकता है, तो ये आप नोट कर पाए होंगे बेटा। चलिए अगला एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, जिससे कि आपको चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। द रेशियो ऑफ द मासेस एंड रेडियाई ऑफ 2 प्लैनेट्स 4:6 एंड 8:18 मास और रेडियाई का। तो मास का लिखते हैं रेशियो m1/m2 4/6 यानी 2/3, और फिर रेडियस का लिखते हैं r1/r2 और ये 8/18। अगर आप काट देंगे 2 से तो 4/9, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। आगे कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एस्केप वेलोसिटी एट देयर सरफेसेस। तो हम जानते हैं कि जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा, वो Gm/r होता है।
अब इसी रेशियो में तो मामला जाएगा। तो यहां पर अगर मैं v1 अपॉन v2 लिख दूं तो अंडर रूट लिख लीजिए मास m1 m2 और रेडियस नीचे तो उल्टी यानी r2 अपॉन r1। समझ गए हैं ना, वरना दोनों रख के डिवाइड कर सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी देख पा रहे हैं, अंडर रूट मास की थी तो अंडर रूट मास की हो गई, m1 ऊपर तो m1 ऊपर, v1 ऊपर तो m1 ऊपर, v2 नीचे तो m2 नीचे। यहां पर r इसके अपोजिट है, अगर v1 ऊपर है तो r1 नीचे होना चाहिए, है ना। इससे तेज कैलकुलेशन कर पाएंगे, समय की बर्बादी नहीं होती है आपकी, जल्दी जल्दी होता है। m1 अपॉन n2 का मतलब हो गया 2/3 बेटा जी, और r2 अपॉन r1 इसका उल्टा तो 9/4। ये गलती ना कर देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। अब यहां पर 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, अंडर रूट 3/2, यानी इसका v1 अपॉन v2 अगर लिखें तो √3 ये आपका देखिए यहां पर आंसर आ गया। ऐसे सवाल आपके नीट के लिए एकदम तैयार रहते हैं, कभी भी आ जाएंगे। तो आप इसको नोट करेंगे, मैं हटूंगा फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे हम पूरी बात अच्छे से पकड़ पाए। तो ये आपने नोट किया होगा, कर लिया होगा अब तक। चलिए अगली बात करते हैं, इसके आगे का न्यूमेरिकल और पकड़ते हैं। तो जुपिटर हैज ए मास 318 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। अर्थ से इसका मास जो है 318 गुना ज्यादा है। ज्यादा का मतलब है, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, उतना है। एंड इट्स रेडियस इज 11.2 टाइम्स, और इसकी जो रेडियस है 11.2 टाइम्स अर्थ की रेडियस के बराबर है। एस्टिमेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम जुपिटर सरफेस गिवन दैट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। देखिए वीई अर्थ के केस में आपने क्या लिखा था, 2gme अपॉन आर, ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ये निकला था। अब एस्केप वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं दूसरे जुपिटर के लिए, इसका आ जाएगा 2gm, जे लिख दे, डैश लिख दो, जे लिखने में मुश्किल लगता है 2gm डैश अपॉन r डैश। अब इसको हमें निकालनी क्या है, एस्केप वेलोसिटी यानी v डैश निकालनी है। तो यहां से हम चाहें तो ve डैश, ये देखिए ve डैश अपॉन ve लें जो अभी हमने किया था। तो आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए v डैश ऊपर है तो इसका m डैश ऊपर हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ नीचे हो जाएगा, फिर ये अर्थ का re ऊपर और ये re ऊपर। लेकिन इससे बात आपकी बनेगी नहीं, आपको तो क्योंकि टोटल वीई दे रखा है उस सेंस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अच्छा दिया है निकल तब भी आएगा, लेकिन ठीक है, निकल रेडियस मास दिया है ना, रेडियस इतने टाइम्स है और मास ओके। तो यहां पर देखिए ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है, 318 गुना ज्यादा मास है तो ये हो गया 318 m डैश अपॉन एम ई, और साथ में ये उल्टा है आर ई अपॉन आर, जो ये कह रहा था कि 11.2 टाइम्स है तो 11.2 नीचे आ जाएगा। समझ पाए, नहीं उल्टा लिखा हुआ है, ये वैल्यू बन गई। तो वी डैश का कितना आ गया आपका, ये हो गया अर्थ का और साथ में √318 अपॉन 11.2। मेरे ख्याल से आप इस बात को पकड़ पा रहे होंगे। 11.2 लिख लीजिए और ये 318 अपॉन 11.2, इसको आप कैलकुलेट कर लें, 59.7 किलोमीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। इसको ध्यान से देखें ठंडे दिमाग से, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और ये चीज काफी काम कर जाती है। शांति बना के करिए, फटाफट 30 सेकंड में सवाल आपके निकल जाएंगे। तो इसको आप नोट कीजिए, अगला एक न्यूमेरिकल और बनाएंगे जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए। तो ये आप नोट कर पाए होंगे। चलते हैं अगले कदम पर और अगला सवाल लेते हैं बेटा। तो यहां है, एट व्हाट टेम्परेचर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विल एस्केप फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे। रेडियस ऑफ अर्थ लिखी हुई है, मास ऑफ हाइड्रोजन लिखा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k लिखा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लिखा है। ऑल्सो टेक आरएमएस स्पीड ऑफ गैस एज, ये भी फॉर्मूला दिया है। टेम्परेचर की बात कर रहा है, कितने टेम्परेचर पर, तो हम ये जानते हैं कि वी आर एम एस जो है वो √3kT अपॉन m है। एस्केप वेलोसिटी के बराबर कर दो, अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो है √2gre, ये इसी के बराबर था ना, आपको याद होगा फॉर्मूला भी।
GM अपॉन ये दोनों चीजें बराबर है। अब यहां पर अगर इन दोनों को हम बराबर कर दें, यानी VRMS इज इक्वल टू V स्केप, जिससे कि वो किस टेम्परेचर पे जाएगा, तो इसको लिख दीजिए √3 kT अपॉन m, और V स्केप को लिख दीजिए 2GRE, इसलिए क्योंकि G दे रखा है, कैलकुलेट करना आसान पड़ेगा। T की वैल्यू निकालेंगे यहां से √2 हटाते हुए, तो वैल्यू क्या आएगी 2GRE इंटू m, मास ऑफ हाइड्रोजन रहने वाला, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 3 के नीचे। अब यहां पे वैल्यू रख सकते हैं आप, जैसे 2 रखिए, 9.8 रखिए, रेडियस ऑफ अर्थ दिया है तो बढ़िया, वरना हम लोग को पता रहता है, ये दिया है 6.4 इंटू 10⁶, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल 0.34 इंटू 10⁻⁻26 अपॉन 3 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो वैल्यू दी रहती है, ये आपको याद रख लेना है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 10⁴ केल्विन। ये आपको बेटा आंसर मिल गया। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर में रहता है, तो ये केल्विन के फॉर्म में निकल आया कि इतना टेम्परेचर अगर आप कर देंगे तो हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर से छोड़ के चली ही जाएगी, रहेगी ही नहीं। तो ये आप समझ पाए होंगे, इसको पकड़ लीजिए। फिर आगे की बात करते हैं एस्केप एनर्जी की, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर एक कदम हम लोग आगे चलेंगे। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा आपने। तो आइए आगे की बात देखते हैं, और जो आती है एस्केप एनर्जी। तो एस्केप एनर्जी क्या है, जैसे हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि मिनिमम एनर्जी गिवन टू ए पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी so that it can first escape from the earth's gravitational field is called escape energy। अभी देखी थी वहां पर, तो escape energy यहां जो रखी हुई थी टोटल -GMm/r, उतनी ही दे दीजिए आप, which is GMm/r। और किससे दे रहे हैं, मान लो जो काइनेटिक एनर्जी से दे रहे हैं, तो ½ mv², क्योंकि escape velocity देंगे ना, तभी तो वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा और निकल जाएगा छोड़ के, कहां, इनफाइनाइट पर। इन दोनों को यहां पर बराबर करना चाहें तो करके फिर वैल्यू वही आ जाएगी जो हमारी पहले आई थी एस्केप वेलोसिटी की। अब इस पे बेस्ड एक सवाल करते हैं जो इंटरेस्टिंग है और आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ सकता है। देखिए लिखा है वेरी स्मॉल ग्रूव मेड इन द अर्थ। ये देखिए अर्थ के अंदर ये ग्रूव काट दिया गया है ना। ग्रूविंग आप जानते हैं, जैसे कई मेडल वेडल के ऊपर कुरेद देते हैं, तो यहां छेद कर दिया है। एंड ए पार्टिकल ऑफ मास m0, ये m0 का पार्टिकल दिख रहा है, is placed at r/2 distance from the center। यहां से ये r/2 डिस्टेंस पर रखा हुआ है, as shown in the figure। find the escape energy of the particle from that place। यहां पर हम उसको escape एनर्जी कितनी होनी चाहिए उसकी। तो देखिए आप इसके पास इस समय कितनी एनर्जी है, जितनी निगेटिव में है उतने ही आप प्रोवाइड कर दो, वही उसकी escape एनर्जी है। बात पकड़ में आई होगी। तो यहां पर इस समय इसकी एस्केप एनर्जी के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी निकाल सकते हैं, या ½ m0v² को इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रख सकते हैं। आप मेरी बात तो समझ पा रहे हैं ना। इस समय देखिए क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो लिखोगे k इनिशियल प्लस इनिशियल पोटेंशियल। तो इनिशियल काइनेटिक जो है आप फेंकने में दोगे ½ mu², और फाइनल kf लिखोगे प्लस uf लिखोगे। तो ये दोनों ही वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि एस्केप एनर्जी होती है कि जस्ट इनफाइनाइट पहुंचे और कोई वहां काइनेटिक एनर्जी ना हो। तो यहां पर अगर बात देखें हम, तो काइनेटिक कितनी हुई, ½ m0ve²। अब यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्फीयर के अंदर है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना, पीछे पढ़ाया है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां का पोटेंशियल क्या होगा, इस अर्थ की वजह से इनटू मास, तो वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला, यानी आप मास इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, तो उस पर क्या निकल जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, पोटेंशियल
और ये पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी स्फीयर के अंदर यहां हो तो उसकी वैल्यू क्या हुआ करती थी, अगर वीपी की बात करूं स्फीयर के अंदर, तो लिखते थे -gm/r³। पुराना फॉर्मूला याद करें, 1.5r² माइनस 0.5r²। ये पोटेंशियल होता था इस पी पॉइंट के लिए। अगर बात करोगे तो यहां स्मॉल आर की वैल्यू r/2 पुट कर देंगे इसमें, और यूपी के लिए मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां मास m0 कर दो, तो m0 माइनस gm/r³, और ये रहा 1.5r² माइनस 0.5, r की जगह कैपिटल R/2। ये इस तरह से आप वैल्यू लिखेंगे। ये क्या हो गई, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जुड़ जाएगी। ये क्या, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, जब किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर आप होते हैं सेंटर से r डिस्टेंस दूर। ये पीछे वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा, ठीक, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा यहां। तो यहां क्या लिखोगे, m0 और माइनस gm/r³, और इसको 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं, है ना। इसको आप चाहें तो 3/2r² भी लिख सकते हैं, माइनस, और 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं, r/2 का होल स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 0। अब एस्केप एनर्जी ये है, दिस इज एस्केप एनर्जी। तो ये एस्केप एनर्जी की जो वैल्यू है, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे। 11gm0 me, ये me है, अपॉन 8r। इसी को सॉल्व कर लेना है आपको, यही वैल्यू लिखिए, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, थोड़ा बहुत गुणा भाग तो आप प्रेम से कर ही लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये आंसर हो गया। देखिए मैंने पूरा लॉजिक आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि कहीं भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यही करते हैं, कहीं पोटेंशियल एनर्जी यहां पे निकालनी पड़े तो पोटेंशियल को आप m0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए बेटा आराम से। फिर हम लोग मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय ए पार्टिकल की भी बात करेंगे। तो अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं, देखिए ये हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं लेकिन ये दूसरे फॉर्म में निकाल रहे हैं। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय ए पार्टिकल, अभी हमने देखा था ना कि अगर एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पर फेंके किसी चीज को, तो या तो वो मैक्सिमम हाइट अचीव करके टपक जाती है वापस अर्थ के ऊपर, या वो ऑर्बिट में मोशन करेगी। तो एच निकाला था इन सेंस ऑफ एस्केप वेलोसिटी। यहां पर हम लोग इन सेंस ऑफ एस्केप वेलोसिटी नहीं निकालेंगे, एक दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा जो रेडियस वगैरह और कॉन्टेक्स्ट में होगा, उसको भी याद रखेंगे। जब एस्केप वेलोसिटी ना हो तो फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहां पर देखिए क्या किया, काइनेटिक, जब किसी भी बॉडी को आपने फेंका है तो ½ mv² दी आपने एनर्जी, और उससे ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जितनी हाइट तक वो गया है और कितनी हाइट सरफेस से ऊपर, उसका फॉर्मूला होता था, ये भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, mgh/1 + h/r। ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी बॉडी को आप फेंक देंगे, सपोज करिए फेंका, h हाइट तक गया, तो यहां और यहां में कितना चेंज आया है, इतना चेंज आता है, mgh/1 + h/r। तो जितना यहां पर कमी आई काइनेटिक में, बाद पूरी क्योंकि वहां पर जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो शून्य हो जाएगा वेलोसिटी, ये इसी के बराबर कर दीजिए। और यहां से हम देखिए चीजों को जब सॉल्व करते हैं एच की वैल्यू तो ये आ जाती है। तो दिस इज अगेन दी, ये इसी एक्सप्रेशन से निकाली गई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो एच वैल्यू आई है ये मैक्सिमम हाइट है इन सेंस ऑफ वी एंड आर ओनली। यहां पर एस्केप वेलोसिटी नहीं छपा है, पिछले वाले फॉर्मूले में एस्केप वेलोसिटी था। तो जहां पर एस्केप वेलोसिटी दिया वो फॉर्मूला खट से यूज करो, 20 सेकंड में सवाल खत्म। और जहां पर रेडियस दे रखा है और ये चीजें दे रखी हैं, रेडियस वेलोसिटी केवल, वहां पर ये इस्तेमाल कर लो, तेजी से सवाल कर पाएंगे। है दोनों एक ही चीज, लेकिन लिखने का
फॉर्म अलग अलग है, इससे स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। अब यहां पर आप देखें, अगर v को v के बराबर पुट कर दीजिए, v होता है v स्क्वायर होता है 2gr, यहां 2gr रखोगे, r r कैंसिल, 2g तो 2g माइनस 2g 0, तो h इंफिनिटी। यानी अगर आप स्केप वेलोसिटी के बराबर का वेलोसिटी दे देंगे तो बॉडी स्केप कर जाएगी। ये दिख रहा है ना, हाइट कितनी इनफाइनाइट। और अगर आप स्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा, दो सेंस की बात थी, तो टपक जाएगा वहां या ऑर्बिटल मोशन करेगा। बॉडी विल अटेन ए सर्टेन मैक्सिमम हाइट एंड देन may either move in an orbit around the planet or may fall down back to the planet। ये हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। और इसके वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी झोंक दी आपने तो वो इनफाइनाइट तो पहुंचेगा ही, और उसके बाद जो वेलोसिटी उस समय होगी वो जीरो नहीं होगी, यहां पर जीरो होगी, लेकिन यहां पर अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होगी, जो हम पीछे देख चुके हैं। तो पूरी क्लैरिटी आ रही है कि इसके वेलोसिटी से बराबर हो, कम हो, ज्यादा हो तो क्या कांड होंगे। और इसको और समझने के लिए न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से अगला है, इस न्यूमेरिकल को करते हैं। देखिए कितनी फास्ट ट्रैक से ये न्यूमेरिकल होने वाला है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, ऐसे पूछते हैं, अटेन्ड बाय द पार्टिकल, रेडियस ऑफ अर्थ इतनी और जी इतना। इसमें देखिए स्केप वेलोसिटी नहीं दिया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, v स्क्वायर अपॉन 2g माइनस v स्क्वायर अपॉन r। इस फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला लिखा था देखिए यहां पर, ये जो लिखा था यहां पर, इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके वेलोसिटी नहीं दी है। अगर इसके वेलोसिटी दी होती तो पीछे वाला यूज करते, वो जल्दी निकालता सवाल। ठीक, अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। v कितना है, 4 किलोमीटर पर सेकेंड मीटर में, 4 इंटू 10 की पावर 3 स्क्वायर, 2 लिखा इंटू 9.8 लिखा, माइनस 4 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर, और रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10 की पावर 6। इसको सॉल्व कर लीजिए, यह आ जाएगा 9.35 इंटू 10 की पावर 5 मीटर, या आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 935 किलोमीटर। ये इसकी हाइट मिलेगी, ये वेलोसिटी अगर इतनी प्रोवाइड करते हैं तो ये दिस इज द मैक्सिमम हाइट। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, बस थोड़ा सा ध्यान पकड़े रहिए, प्रैक्टिस मिलेगी। मैं हटता हूं, फिर अगला सवाल करूंगा और वहां आपको देखिए दिखाऊंगा कि मैक्सिमम हाइट ही निकालनी है, लेकिन इसके वेलोसिटी दे रखी है सवाल में, तब तेजी से कैसे कर सकते हैं। आइए, नोट कर चुके होंगे उम्मीद है आप। इस सवाल को देखते हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ with a speed equal to the 1/4 of the escape velocity। escape velocity से तुलना, what is the maximum height attained by it from the surface of the earth। सरफेस ऑफ द अर्थ से कितनी ऊपर तक जाएगा। अब हम वहां पर फॉर्मूला जो यूज करने वाले हैं वो escape velocity का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो h इज इक्वल टू r v स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि यहां escape velocity से उसका रिलेशन दे रखा था। और आपको यहां इन्होंने दिया क्या है कि जो वेलोसिटी आप फेंक रहे हैं विथ ए स्पीड इक्वल टू 1/4 ऑफ escape velocity, तो ये कहानी v इज इक्वल टू 1/4 e लिखा हुआ है। तो इसको आगे बढ़ा देते हैं, h लिखते हैं r, ये रहा। आप इसको डिवाइड करके और तेजी से कर सकते हैं अगर आप चाहें। आप समझ रहे हैं, जैसे v अपॉन वी कर दीजिए, तो दिस इज 1/4, और ऊपर और नीचे v स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो v स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, यहां आ जाएगा v अपॉन v का स्क्वायर माइनस 1। अब देखो कितनी जल्दी हो जाएगा। यहां वैल्यू क्या रही, v अपॉन v मतलब इसका उल्टा यानी 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखिए h की वैल्यू नीचे आ गया, 16 माइनस 1 15, तो वैल्यू क्या आ गई, h इज इक्वल टू आर ई अपॉन 15। देखिए कितनी जल्दी हो गया ये, 30 सेकेंड्स भी शायद ना लगे, थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो उससे पहले ही निपटा देंगे। इट्स वेरी इजी, बस थोड़ा सा आपको पकड़ बनाए रखनी है। पढ़ाएंगे सब, आपको सब आएगा इसी से, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं ना, कुछ नहीं छोड़ रहे। तो पूरा पेपर अभी से हम आपसे कह देते हैं, सब जो मैंने पढ़ाया वो आया अभी से,
पेपर मैंने देखा नहीं तब भी, क्योंकि सिलेबस पूरा कवर्ड है, आना तो इसी से है। खैर, इसको आप नोट कर लीजिए। अगली बातचीत करते हैं, एक और सवाल लेंगे जिससे क्लैरिटी आपकी और सुंदर तरीके से बन जाए। तो यहां पर आप ध्यान क्या रखना है कि एस्केप वेलोसिटी से अगर रिलेशन है तो तेजी से ये फार्मूला करा देगा। जहां एस्केप वेलोसिटी से लिंकेज नहीं है, केवल आर से और जी से है, वहां पर पीछे वाला फॉर्मूला, पीछे वाला मतलब ये फॉर्मूला। अभी अगला सवाल देखते हैं और फिर हमें और जानने का मौका मिलता चला जाएगा। तो यहां देखिए, विथ व्हाट वेलोसिटी मस्ट बॉडी बी थ्रोन फ्रॉम अर्थ सरफेस सो दैट इट may रीच मैक्सिमम हाइट ऑफ 4 RE above the earth surface, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी जी। अब यहां पर हम देखिए, मैक्सिमम हाइट में एस्केप वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी से इसने कोरिलेट नहीं किया है। तो हम इसने जो कोरिलेट किया है वो रेडियस से हाइट को, तो h इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर। इससे तेजी से मामला सॉल्व हो जाएगा। हाइट कितनी बोल रहा है? 4 RE। यहां पर देखिए ना, तो ये मैं लिख रहा हूं, यहां भी RE लिख दो, 4 RE यहां पर आ गई वैल्यू, और यहां पर वैल्यू आई वी स्क्वायर अपॉन 2g माइनस वी स्क्वायर अपॉन RE। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 REG आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे RE कट जाएगा, माइनस 4 वी स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर वी स्क्वायर था, 4 इधर जाएगा तो 5 वी स्क्वायर हो जाएगा, 8 REG हो जाएगा। निकालना क्या था? वेलोसिटी, शायद v निकालनी थी। तो v की वैल्यू कितनी हो गई? 8/5, थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाह रहे हैं, REG, और ये रहा बेटा अंडर रूट में, ये वैल्यू हो गई। वैल्यू डाल दीजिए, 8 RE है 6400 किलोमीटर, तो 6400 मीटर में 10 की पावर 3, ये रहा 9.8, और नीचे है 5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 10 की पावर 8 विच इज इक्वल टू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर में लिखें तो 10 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया कि 10 किलोमीटर पर सेकेंड अगर आप फेंक दें तो एस्केप वेलोसिटी से क्या, मैं 11.2 होती थी, तो मैक्सिमम हाइट अचीव करके वापसी कर लेगा ये, जो ये वैल्यू यहां पर 10 किलोमीटर पर सेकेंड लिखी हुई है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अगली बातचीत देखते हैं हम लोग, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर एक कदम आगे और चलते हैं, और आगे अब पढ़ेंगे हम लोग मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। तो देखिए, बड़ी ही आसानी से बात समझते जा रहे हैं। यहां लिखा है, जैसे कि प्लैनेट्स सन का चक्कर लगाते हैं, वैसे ही प्लैनेट का चक्कर लगाने वाले भी कुछ चीजें उपलब्ध हैं, जैसे कि मून। तो मून हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि मून धरती का चक्कर लगा रहा है, धरती सूरज का। और ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हम लोग भेजते रहते हैं, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी उपलब्ध होती है, वेदर कंडीशन एंड मैनी थिंग्स। तो उसकी भी बातचीत हम लोग करेंगे। तो द पाथ ऑफ दीज सैटेलाइट्स आर एलिप्टिकल विद द सेंटर ऑफ द अर्थ एट फोकस। अर्थ का जो ये चक्कर लगा रहे हैं या जो हम भेजते हैं, उसका पाथ क्या रहता है? अर्थ का चक्कर जब लगाता है कि अर्थ एक फोकस फोसाई पर रहती है, एलिप्टिकल चक्कर लगाता है। लेकिन ये जो एलिप्स होता है, इसका मेजर एक्सेस एलिप्स जो होता है, ये देखिए ऐसे एलिप्स होता है ना, मान लो धरती यहां पर है, अर्थ ये चक्कर लगा रहा है, इस वाले को बोलते हैं मेजर एक्सेस, 2a से दिखाते हैं मेजर एक्सेस, और इस वाले को बोलते हैं माइनर एक्सेस, इसको 2b से दिखाते हैं, दिस इज माइनर एक्सेस। ये मेजर और माइनर एक्सेस में डिफरेंस कम होता है, इसलिए हम क्या, अगर डिफरेंस कम होगा तो ये सर्किल हो जाएगा, एकदम बराबर हो जाए, 2a 2b के बराबर हो जाए तो क्या बन जाएगा? सर्किल। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर ऑर्बिट ट्रीट कर लेते हैं, कि जो सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है वो सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के चक्कर लगा रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक, ये बात यहां लिखी है, और इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बात देखते हैं बेटा, बहुत सुंदर, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स। अब एक नई कहानी आती है, एक हीरो का दोस्त आता है, एस्केप वेलोसिटी अगर हीरो थी तो उसका दोस्त आ रहा है, जिसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी के नाम से जानेंगे। ये ऑर्बिटल स्पीड है क्या? इसकी बात ये लिखी है, द स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट
अराउंड द अर्थ इज नोन एज ए ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। यानी इस अर्थ का ये जो चक्कर लगा रहा है बॉडी, इसका चक्कर लगाते वक्त ऑर्बिटल स्पीड के बराबर इसकी स्पीड होनी जरूरी है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, कम या ज्यादा की होगा तो क्या होगा अभी हम देखेंगे अगली स्लाइड में या उसकी बाद वाली स्लाइड में, कि अगर हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं दी, ऑर्बिटल से कम दी, तो ये स्पाइरल मोशन करके टपक जाएगा अर्थ के ऊपर। और अगर ऑर्बिटल से ज्यादा दी, और कितनी ज्यादा दी, तो ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेविटेशनल एस्केप से ज्यादा हो गई तो ग्रेविटेशन फील्ड को छोड़ के चला जाए। तो हमें इसको चक्कर लगवाने के लिए कि ये चुपचाप अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहे, इसलिए हमें इसको कम से कम v नॉट जो ऑर्बिटल स्पीड है वो देनी पड़ेगी। ये जो ऑर्बिटल स्पीड होती है इस r पर डिपेंड करती है कि आखिर धरती के सेंटर से कितनी दूर चक्कर मरवाना चाहते हैं आप। पास मरवाना चाहते हैं कि दूर, जिससे आपको ये समझ में आवे बेटा कि इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हर रेडियस, हर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ से अलग होने पर वीओ चेंज हो जाएगी। अभी आप देख लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बिना वीओ के उस ऑर्बिट में वो चक्कर लगाना पाएगा। तो एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन ये हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी जिससे चक्कर लगा रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर है ना, ये आपकी वैल्यू रही, या ये जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों में कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों फोर्सेस को सेंटीपिटल इसको बराबर कर दिया, यहां से वी नॉट की वैल्यू बहुत प्यार से हमने निकाल ली, जो कि यहां बाजू में आपको दिख रही है। ये देखिए वी नॉट इज इक्वल टू, इसको याद रखेंगे, अंडर रूट जी एम अपॉन आर। यहां से हम ये देख पाए कि ऑर्बिटल स्पीड अंडर रूट आर के बराबर होती है, 1 अपॉन अंडर रूट आर के। यानी आर अगर बढ़ाओगे तो ऑर्बिटल स्पीड घट जाएगी, धरती से और दूर चले जाओगे चक्कर लगवाने के लिए तो वी नॉट विल बी लेस, और धरती के पास चक्कर लगवाओगे तो ऑर्बिटल स्पीड ज्यादा मांगता है। ये आप समझ पा रहे होंगे, ये बात लिखी भी है आगे, आप देखेंगे। अब अगर इस आर को हम रेडियस प्लस एच कर दें, ये जो चक्कर लगा रहे थे महाराज, ये आर लिखा, इसको हमने एच कर दिया, इनको जोड़ के लिख देते हैं आर प्लस एच बराबर आर। तो इसको आप वी नॉट इजकल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। अब देखिए, अब ये सब हम जानते हैं कि जी एम इजकल टू जी आर स्क्वायर होता है। भाई स्मॉल जी की वैल्यू आप जी एम अपॉन वगैरह वगैरह आर स्क्वायर लिखिए, ये पहचानते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू इसमें ठूंस दो इस जीएम को यहां डाल दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन, तो वी नॉट क्या हो गया, अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस जी। और अर्थ के केस में अगर जी ले रहे हैं 9.8, तो वी नॉट की वैल्यू हो गई आर अंडर रूट जी अपॉन आर प्लस एच। ये आपकी क्या है, ऑर्बिटल स्पीड। और ये ऑर्बिटल स्पीड को यहां से क्या वैल्यू निकल आएगी, अगर ये एच हमारा बहुत कम है, धरती के काफी करीब है, तो आर के कॉन्टेक्स्ट में स्मॉल एच को इग्नोर कर दो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर अंदर हो जाए, आर जाएगा रूट के अंदर तो आर स्क्वायर हो जाएगा, एक आर कट जाएगा, जी आर आ जाएगा। तो ये हमारा ऑर्बिटल स्पीड बन जाती जब हमारा जो चक्कर लगा रहा है सैटेलाइट वो क्लोज टू अर्थ हो, यहां सब लिखा हुआ है क्लोज टू अर्थ हो, तब ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, अंडर रूट जी एम अपॉन आर या अंडर रूट स्मॉल जी इंटू आर। बहुत प्रेम पूर्वक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इस बात को देखते हुए हम ये निकाल लेना चाहते हैं कि भाई ऑर्बिटल स्पीड है कितनी, अगर हम धरती के पास चक्कर करवा रहे हैं उसको, तो वैल्यू स्मॉल जी और आर की रख दीजिए। तो इन केस ऑफ अर्थ हमने ये वैल्यू पुट कर दी इस फॉर्मूले में, अंडर रूट जी आर में जी की वैल्यू 9.8, आर जो रेडियस होती है अर्थ की, तो ये करीब करीब 8 किलोमीटर पर सेकंड निकल के आया। यानी जो सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है अर्थ के पास में, उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकंड की होनी चाहिए, उससे कम होगी तो वो अब करीब आना शुरू हो जाएगा अर्थ के, और ज्यादा कम हुई तो टुड़ुम करके ऑर्बिटल से उस रेडियस में चक्कर न मार के घुस ही जाएगा अंदर, अर्थ के ऊपर टपक जाएगा। अब देखिए नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट है क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपकी जानकारी या आपके ऑब्जर्वेशन में, फोकस में लेके आते हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट्स का मास कम है या ज्यादा है,
ऑर्बिटल वेलोसिटी को कोई लेना देना उससे नहीं है। इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। मैंने बताया था अभी, देखा था कि वी नॉट की जो वैल्यू थी 1/√r के बराबर चालू थी, तो उससे रेडियस बढ़ाएंगे, ऑर्बिटल स्पीड घट जाएगी। तो एंड विथ इंक्रीज इन हाइट ऑफ द सैटेलाइट, समझ पाए आप। इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट। जो प्लैनेट है उसके मास और रेडियस पर ये डिपेंड करता है, क्योंकि जो इसकी ऑर्बिटल स्पीड थी वो √gm/r निकली थी। मास और रेडियस पे डिपेंड करेगा। हर प्लैनेट के लिए ऑर्बिटल स्पीड अलग अलग। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v0, अगर इसका मास m है और ऑर्बिटल वेलोसिटी v है, तो जो अपने कक्षा में या ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा √gm/m²/r। सीधे p इंटू आर होता है तो mv इंटू आर, mvr को इसको सेट कर दोगे v0 की वैल्यू रखते हुए तो √gmm² आ जाएगा। मान लो निकालने को आए तो फट से निकाल सकते हो। ये जो आपके यहाँ क्योंकि तेजी रखना बहुत जरूरी है। खैर, ये बात भी समझ गए होंगे। अगले स्टेप पे चलते हैं। और जब क्लोज ऑफ अर्थ की कृपा रहती है, क्लोज ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वहां पर हमने देखा था v ऑर्बिटल √gm/r हो जाता है, और इसके वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में जो रिलेशनशिप होती है v escape = √2 = v ऑर्बिटल। ध्यान रखिएगा, जब ये क्लोज टू अर्थ चक्कर लगा रहा है तब ये वैलिड रिलेशनशिप है। अगर आप दूरी बढ़ाते चले जाएंगे तो ये ट्रू होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि यहां r प्लस स्मॉल h आ जाएगा, फिर स्मॉल h इग्नोर नहीं कर पाएंगे। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आगे इसका मतलब क्या हुआ कि जो चक्कर ये भाई साहब लगा रहे हैं, ये √2 का मतलब होता है 1.414। ये आप जानते होंगे कैलकुलेशन के लिए। तो करीब करीब 41% अगर आप इसका वेलोसिटी बढ़ा दें v ऑर्बिटल का, तो v ऑर्बिटल का जैसे ही वेलोसिटी आप बढ़ा देंगे 41%, ये इसके वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, बिना √2 से मल्टीप्लाई किए हुए खुद ही बढ़ गया। और ये क्या करेगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे यानी ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के चला जाएगा। समझ पाए? क्योंकि उसकी वेलोसिटी कितने के बराबर हो गई? इसके वेलोसिटी के। तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि इसको, अगर इस ऑर्बिट सैटेलाइट को ऑर्बिट में धरती के चक्कर लगवाया जा रहा है तो वो लगाता रहे, तो क्या हमें सेटिंग जमानी है ये। और देन इट विल एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसा मैंने आपसे बातचीत की। आगे देखिए, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सन ऑन द प्लैनेट वेरीज एट f इज प्रोपोर्शनल टू 1/rn। जो सूरज प्लैनेट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है उसका अगर इस तरह से रिलेशनशिप हो, तो हम देखेंगे जो v है हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो प्रोपोर्शनल होगी 1/√n-1, जिससे आप इसको हैंडल कर सके। किसी भी तरह का सवाल सब आना जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी में से है। खैर, आगे चलते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बात अब देखने वाले हैं। शेप ऑफ ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट। जो सैटेलाइट मान लो अर्थ का या किसी प्लैनेट का चक्कर लगा रहा है, उसकी अलग अलग वेलोसिटी में किस टाइप का ऑर्बिट बनेगा, सर्कुलर बनेगा या कुछ और हाइपरबोला बनेगा या इलिप्स बनेगा, या क्या कांड होने वाला है। तो चलिए देखते हैं शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। अगर हमारा वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है तो क्या होगा? देन द सैटेलाइट डज नॉट रिमेन इन सर्कुलर पाथ, rather it traces a spiral path and ultimately falls on earth। अगर v हमारा v0 से कम हुआ, उस समय क्या होगा कि ये स्पाइरल पाथ मेंटेन करके धरती के ऊपर टपक जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब अगर आपने v को इतना वेलोसिटी रखा है जो ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है, उस समय क्या होगा? देन द सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन ए सर्कुलर पाथ। v0 के बराबर है तो सर्कुलर चक्कर लगाएगा, बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन नहीं इसको। उससे कम है तो धरती पर स्पाइरल पाथ लेते हुए लुढ़क जाएगा। स्पाइरल पाथ लेने का मतलब क्या है कि यहां अगर था तो ऐसे 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 टुई, ये स्पाइरल पाथ है ना, क्योंकि इस केस का मतलब था v इज लेस देन v0। अब अगर वेलोसिटी आपने ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा दे दी लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम है, दो वेलोसिटी खेल रही है यहां पर, तो ये जो आपने v दिया है ये ऑर्बिटल से तो ज्यादा है, एस्केप से कम है। तो एस्केप से कम होने का मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के जाएगा नहीं, लेकिन सर्कुलर मोशन अब नहीं करेगा, क्योंकि v = v0 में कर रहा था। यहां पर क्या करेगा? इलिप्टिकल ऑर्बिट फॉलो करेगा।
जब आपका वेलोसिटी ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा और एस्केप वेलोसिटी से कम होगा तो उस समय वो चक्कर लगाएगा, लेकिन सर्कुलर फैशन में ना लगाकर इलिप्टिकल ऑर्बिट पे चक्कर लगाएगा। अब आपने क्या किया, अगर एस्केप वेलोसिटी के बराबर उसका वेलोसिटी दे दिया, किलो v बराबर v, तो उस समय क्या होगा, देन द सैटेलाइट विल मूव अलोंग ए पैराबोलिक पाथ एंड escape out of the gravitational field of the earth। अर्थ को छोड़ के जाएगा, लेकिन पाथ क्या होगा इसका, पैराबोलिक। लेकिन आपने escape velocity से ज्यादा वेलोसिटी दे दी अगर उसको, ये देखिए, तो भी छोड़ के जाएगा अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को, लेकिन जो पाथ होगा वो हाइपरबोलिक होगा, पाथ चेंज हो जाएगा। छोड़ के तो जाना ही है, escape velocity मिनिमम होती है, उतनी दे दो या उससे ज्यादा दे दो, उसको छोड़ के ग्रेविटेशनल फील्ड को जाना ही है। लेकिन कहानी क्या बन रही है, ये इससे बड़ा इंटरेस्टिंग स्लाइड है जो हमें काफी नॉलेज देती है और काम की बात करती है। खैर ये बात आप समझ गए होंगे, चलते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल लगा लेते हैं जिससे हम लोग आगे बढ़ते रहें। तो ये सैटेलाइट सर्किल्ड अराउंड द अर्थ एट ए डिस्टेंस ऑफ 3400 किलोमीटर, डिटरमाइन इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी if the radius of the earth is this one and g is this one। तो हम जानते हैं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो होती है r अंडर रूट g r प्लस h, ये हमने देखा था। यहां वैल्यू रख देते हैं, r की वैल्यू हो गई 64 इंटू 10 की पावर 5, g 9.8 अपॉन 64 प्लस 34 इंटू 10 की पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 6400 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप ये ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं, बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे ये सब बातें। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए अगली बात जो कर रहे हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल स्पीड एंड एस्केप स्पीड। जब धरती के पास चक्कर लगाता है ऑर्बिटल स्पीड रखते हुए, उस समय आपकी VE की वैल्यू अंडर रूट 2 VO के बराबर होती है। तो ये हमने देखा था और ये आप पकड़ के रखिए। एक न्यूमेरिकल और पेश किया जाता है आपकी खिदमत में। तो ए सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इनटू ए सर्कुलर ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ सरफेस। देखिए तो कह दिया क्लोज, जब क्लोज कर देंगे तो कोई समस्या नहीं है। What additional velocity has not to be imparted to the satellite in the orbit to overcome the gravitational pull। ग्रेविटेशनल पुल को खत्म करने के लिए हम क्या एडिशनल वेलोसिटी दें। तो यहां पर हम जानते हैं जो एस्केप वेलोसिटी होती थी बच्चों, वो होती थी कितनी, वो होती थी 2GRE, और ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती थी, अंडर रूट GRE। अगर आप बात निकालें तो √2 इंटू GRE लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, √2 को 1.414 जगह कम है इसलिए 414, और अंडर रूट GRE यही है इसलिए कि हम आसानी से काम कर पाए। एडिशनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड, एडिशनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड जिससे वो क्या कर पाए, एस्केप कर जाए। वो कितनी है, एस्केप वेलोसिटी में से ऑर्बिटल वेलोसिटी घटा दो, इतना तो चक्कर लगा ही रहा था। एस्केप वेलोसिटी कितनी हो गई, ऊपर लिखा है 1.414 अंडर रूट GRE और माइनस अंडर रूट GRE। अब आप क्या करो, 1.414 माइनस 1 अंडर रूट GRE आप इसमें से कॉमन ले लो, यहां वैल्यू हो गई 0.414 घटाने के बाद, और अंडर रूट G का मतलब 9.8 और रेडियस ऑफ अर्थ का मतलब है 6400 इंटू 10 की पावर बेटा 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 3.278 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, या आप कह सकते हैं 3.278 किलोमीटर पर सेकेंड। ये देखिए इतनी एडिशनल वेलोसिटी अगर आप दे देंगे तो जिस ऑर्बिट में भाई साहब चक्कर लगा रहे हैं उसको छोड़कर ग्रेविटेशनल फील्ड में निकल लेंगे। तो ये आप नोट कर सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे कि जो सैटेलाइट रिवोल्यूशन या चक्कर लगा रहा है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, कितना समय एक चक्कर लगाने में वो लेता है।
तो ये स्लाइड उसके बारे में कहती है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। हम जानते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी से वो चक्कर लगा रहा है। ये मान लीजिए अर्थ है और ये भाई साहब चक्कर लगा रहे हैं, सपोज ऐसे लगा रहे हैं वी नॉट, और ये पूरा पाथ ट्रेवल करने के लिए कितना ये आर है, तो दैट इज 2 पाई आर अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू टाइम पीरियड। यही देखिए यहां पर लिखा हुआ, ये टाइम पीरियड आ गया। अब यहां पर हम जानते हैं कि वी नॉट को आप अंडर रूट जी एम अपॉन आर लिख सकते हैं, लिख दीजिए। ये फॉर्मूला बन गया टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम। इसको याद रखिए, ये क्या है, इसमें सेंटर ऑफ अर्थ से उसका डिस्टेंस आर है, वरना आर प्लस हाइट भी लिख सकते हैं जो आगे लिखी होगी यहां। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, और ये देखिए इस तरह का फॉर्मूला है 2 पाई आर अपॉन वगैरह वगैरह और दिस वन। तो इसका भी इस्तेमाल हम आने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स में कर सकते हैं, तो उसको पकड़ के रखिए। अब इसकी बात देखते हैं, देखिए आगे टाइम पीरियड को लेके कि फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन जो हमने टाइम पीरियड निकाला है, कुछ कंक्लूजन्स विड्रॉ करते हैं, निकालते कंक्लूड करते हैं कि आर इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। ये देखिए आर इज टी इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। ये रूट लगाने का मतलब पावर हाफ होती है, आपको पता है। और ये केपलर का लॉ भी था। अब यहां पे स्क्वायर कर दो तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब विच इज ऑल्सो द केपलर्स थर्ड लॉ। यानी ये जो चीज निकल रही है वो केपलर के थर्ड लॉ को बिल्कुल बराबर बैठ रही है। बहुत सुंदर। टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ, जब वेरी क्लोज टू अर्थ करेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी, ये देखिए ना यहां पर ये जो लिखा था आर क्यूब अपॉन जी एम, तो अंडर रूट आर क्यूब की जगह ये वैल्यू आर क्यूब अपॉन जी एम लिख सकते हैं, या जी से रिप्लेस कर दीजिए जैसे ये लिखा हुआ है। यहां पे आर क्यूब लिखेंगे तो ये स्क्वायर को मार देगा, तो आर अपॉन जी आ जाएगा अगर क्लोज टू अर्थ है तो ये वैल्यू हो गई 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी, अगर ये क्लोज टू दी अर्थ सरफेस है तो। वैल्यू पुट करते हैं रेडियस ऑफ अर्थ स्मॉल जी वगैरह, तो ये निकल के आता है कितना बेटा 84.6 मिनट, यानी 1.4 आवर। यानी कोई सैटेलाइट अगर प्लेनेट या अर्थ का चक्कर मार रहा है, काफी करीब है अर्थ के, तो लगभग 1.5 घंटा समझ लीजिए, 90 मिनट्स से भी कम 84.6 मिनट के अंदर पूरा धरती का चक्कर मार लेगा। टाइम पीरियड इतना कम ही बोलेंगे, कितना 1-1.5 घंटे से भी कम समय में चक्कर लगा लिए धरती का। ये इसका हिसाब किताब होना चाहिए। अब अगली बात, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात की गई है। अगर हम ऐसा सैटेलाइट बनाएं जिसका टाइम पीरियड 24 आवर्स है, जिसका टाइम पीरियड 24 आवर्स हो, और उसी सेंस में वो रोटेट करे जिस सेंस में अपनी धरती रोटेट कर रही है, तो हमेशा क्या लगेगा कि हमारे सर के ऊपर है वो। सर का मतलब जहां देखेंगे वहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे धरती घूम रही है वैसे वैसे ही सैटेलाइट धरती है, जैसे जैसे धरती घूम रही है वैसे वैसे सैटेलाइट। जैसे कि आपने देखा होगा डिश एंटीना, टाटा स्काई, डिश टीवी, ये छतरी लगाते हैं तो ये छतरी को हिलाना थोड़ी पड़ता है, ये सीधे सीध में लगती है सैटेलाइट के। वो कैसा सैटेलाइट होता है, जियो स्टेशनरी। धरती भी घूम रही तो सैटेलाइट भी घूम रहा, हमेशा इसकी सीध में। कभी छतरी गलती से हिल गई तो सिग्नल वीक हो जाते हैं, या बुलाना पड़ जाता है आपको, हिलाना डुलाना पड़ता है, या उसका इंजीनियर आएगा जो भी है वो ठीक करेगा। तो वो छतरी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से लिंक कर दी जाती है, आप समझ पाए होंगे। तो हमेशा क्या लगेगा, जब भी देखेंगे अगर सैटेलाइट दिख पाया तो कि भाई वहां है, तो हमेशा वहीं दिख रहा, लगेगा चल ही नहीं रहा, क्योंकि आपके साथ ही वो चल रहा है है ना, मजेदार चीज। तो ये बात आप यहां समझ पाए। अब जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, आखिर धरती से कितनी दूरी पर हम उसको पहुंचाएं या किस ऑर्बिट में चक्कर लगवाएं, क्योंकि टाइम पीरियड तो फिक्स कर दिया आपने 24 घंटे, उसके लिए कितनी हमको दूरी चाहिए, तो उसके लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर t इक्वल टू 24 पुट कर देते हैं और r इक्वल टू 4.2 10 की पावर 4, तो हाइट फ्रॉम द सरफेस कितना निकल आता है 3.6 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर। इतनी हाइट हमको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए चाहिए होती है, जिससे 24 घंटे का टाइम पीरियड निकाल सके हम लोग, समझ रहे हैं। तो ये 3.6 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर ऊपर धरती की सरफेस से वहां पर इसको पहुंचाया जाता है, वहां पे चक्कर लगवाया जाता है। चलिए अगला एक न्यूमेरिकल लगाते हैं जिससे क्लैरिटी
क्लैरिटी बढ़ती चली जाए। ए सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 1000 किलोमीटर। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज दिस वन। मास ऑफ द अर्थ दे रखा है, स्मॉल जी पता है। डिटरमाइन इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी वीओ क्या हो जाएगी, जीएम अपॉन आर प्लस एच। यहीं पे इसको ठिकाने लगा देते हैं। जी लिख दीजिए 6.67, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24। यहां बेटा इसका 10 की पावर -11 छूट गया था तो यहां लिख देता हूं इसका वाला, और वैल्यू रही 7.38 इंटू 10 की पावर 6। ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, करीब करीब 7364 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर एक पार्ट का। अभी हमको टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड जानते हैं 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर, आर की जगह आर प्लस एच अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये इसका टाइम पीरियड आ गया, तो 2 पाई लिख दीजिए या 2.3.14 आर प्लस एच विच इज 7.38, तो 7.38 इंटू 10 की पावर 6। ध्यान रखिएगा रेडियस जो अर्थ की थी इसमें आपने 1000 किलोमीटर जोड़ा है। आर प्लस एच का मतलब है 6.38 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 1000, मतलब 6.38 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3, मतलब 10 की पावर 3 कॉमन ले लिया तो 6 पॉइंट समझाने के लिए +1। इतना तो आप कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो बता दो जिससे कंफर्ट लेवल आपका बना रहे। ये सब तो बहुत तेजी से करते होंगे, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं, नहीं करते तो प्रैक्टिस कर लीजिए। तो 7.8 इंटू 10 की पावर 6 ये कहानी इधर बनी, अपॉन ऑर्बिटल स्पीड जो कि कितनी थी 7364, और ये टाइम पीरियड आ गया 6297 सेकेंड। ये देखिए आंसर हो गया। इस तरह से आप ये चीजें कर सकते हैं, बहुत ही प्यार से आप नोट कर लीजिए। और जो हाइट ऑफ सैटेलाइट थी वो टाइम पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में भी निकाल लेते हैं। अब तक नोट कर लिया होगा आपने पॉज करके। तो एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए क्या बात लिखी है, हाइट ऑफ सैटेलाइट। और हाइट ऑफ सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड वाली चीज यूज कर ली हाइट वाइट निकालने के लिए, और ये हाइट वाला एक फॉर्मूला निकल आया हमारे हाथ में। इसको थोड़ा याद रखा जा सकता है कि अगर हमें टाइम पीरियड पता है सैटेलाइट का, रेडियस पता है, जी वगैरह पता है, तो ये जो वैल्यू आएगी दिस इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट इस टाइम पीरियड के लिए। समझ में आई होगी बात। तो बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ दिस पैरामीटर्स, यानी टी पता हो, आर पता हो, जी पता ही रहता है, तो हम सारी चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। हम निकाल पाएंगे कि हाइट ऑफ सैटेलाइट कितनी रखनी है इतना टाइम पीरियड अचीव करने के लिए। थोड़ा सा उलझा हुआ फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला है। तो इसी पे बेस्ड एक सवाल लेते हैं बेटा। ए सैटेलाइट कंस्ट्रक्ट्स ए सर्किल अराउंड द अर्थ इन 90 मिनट्स। 90 मिनट के अंदर एक सैटेलाइट घूमता है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस। और हाइट हमको निकालनी है, तो जैसा हम देख पाए थे इसको लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन स्मॉल जी आर स्क्वायर। और यहां पर बाकी वैल्यू लिखो तो क्या लिखा जा सकता है, आर प्लस एच, क्योंकि ये देखिए माइनस था ना इधर, इसको इधर ले लो तो आर प्लस एच आ जाएगा। बाकी ये फॉर्मूले में जो बाकी लिखी थी वैल्यू, स्मॉल जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3। अब इसमें वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे जब आप, थोड़ा कैलकुलेशन आपको पड़ेगा, तो 6668 किलोमीटर आएगा। और हाइट निकालने के लिए इसमें से आप 8 में से 6400 देंगे घटा, तो हाइट निकल आई विच इज 268 किलोमीटर। तो निकालने का तरीका देखिए, इस तरह आप 268 किलोमीटर की हाइट निकालेंगे तो टाइम पीरियड जो ये 90 मिनट्स का बता रहे हैं वो आपको अचीव हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं, इसको नोट करें। फिर आगे देखते हैं कि जब हमारा सैटेलाइट चक्कर लगा रहा होता है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है। आइए देख लेते हैं। तो यहां कहने का मतलब ये कि मान लीजिए ये अर्थ है,
मैं प्लस लिखने जा रहा था, ये अर्थ है और ये सैटेलाइट ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो ये जो सैटेलाइट है इसकी टोटल एनर्जी कितनी है ये निकालने की हम कोशिश करेंगे यहां पर। तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जो अर्थ का चक्कर लगा रहा है, तो देखिए क्या हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी यहां पर। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ऑर्बिटल वेलोसिटी तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, यानी हाफ एम और वी नॉट की वैल्यू जी एम अपॉन आर लिख सकते हैं, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू होती है। और ये हो गई इस वैल्यू को यूज करते हुए हाफ जी एम एम अपॉन आर। ये क्यों लिख रहे हैं अभी आपको दिखाई पड़ेगा। टोटल एनर्जी की बात की जाए तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, हम ये जानते हैं कि काइनेटिक निकालिए हाफ जी एम एम अपॉन आर, और पोटेंशियल क्या होती है, जी एम एम अपॉन आर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। दोनों को जोड़ोगे तो ये माइनस आ जाएगा और आधा बचेगा। ये एक है, ये आधा है, देखिए तो माइनस आधा, ये माइनस आधा जी एम एम अपॉन टू आर। ये कैसे निकली, ये वैल्यू इसी कैलकुलेशन के हिसाब से निकली है। अब यहां पर देखिए जो टोटल एनर्जी जो निकली वो माइनस जी एम एम अपॉन टू आर है। अब ये इन सबका देखिए रिश्ता आपस में बन गया। यहां पर ध्यान से देखो तो ई की जो वैल्यू लिखी हुई है वो माइनस जी एम एम अपॉन टू आर है, और ये किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी देखी थी प्लस में इसके बराबर। तो यहां पर आप माइनस के लिख सकते हैं। ये देखिए इतनी न्यूमेरिक वैल्यू है, माइनस लगा दिया तो ई इज इक्वल टू माइनस के। समझ पा रहे होगे। अब इसकी पोटेंशियल की बात की जाए तो पोटेंशियल अभी आप देखेंगे तो इसकी डबल वैल्यू आ रही है। दिस इज द पोटेंशियल, माइनस करके लिखी हुई है ना, देखिए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल दी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू, इसकी वैल्यू ये हो गई जैसे देख पा रहे हैं आप। तो u बाई टू लिखेंगे, सॉरी इसको, इसकी आधी इसके बराबर है ना, तो u बाई टू लिख देंगे। तो e की वैल्यू u बाई टू, ये देखिए कि इसका आधा कर दीजिए अगर आप, तो ये यही वही चीज मिल जाएगी। तो इस रिलेशन को फिर से आपके सामने पेश किया जाएगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस से काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशनशिप, E इज इक्वल टू माइनस के और E इज इक्वल टू यू बाई टू, जैसा आप देख पाए। और पोटेंशियल और काइनेटिक में माइनस टू के का हिसाब किताब, इसको पकड़ के रखें, कई जगह बहुत तेजी से सवाल निकल जाते हैं। अब ये देखिए इसके बीच का एक ग्राफ बना दिया गया है कि वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद डिस्टेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ्स। तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहती है, ये पोटेंशियल निगेटिव चल रही है, टोटल काइनेटिक एनर्जी भी निगेटिव है। इस तरह से E इज इक्वल टू के प्लस यू सेम बना रहेगा, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से एनर्जी घट बढ़ रही है। और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द एनर्जी, तो वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इज निगेटिव। देखा था वहां माइनस जी एम एम अपॉन टू आर आया था, ये आया था ना ई की वैल्यू माइनस जी एम एम अपॉन टू आर, तो ये निगेटिव होती टोटल एनर्जी। इफ द रेफरेंस लेवल ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन व्हेन सेपरेशन इज इन्फिनिटी, ये एनर्जी कब हम जीरो मान रहे हैं, जब सबसे ज्यादा सेपरेशन हो, इन्फिनिटी सेपरेशन हो, वहां पर एनर्जी जीरो पकड़ रहे हैं। तो अब यहां पे देखिए सैटेलाइट के लिए k इज इक्वल टू माइनस ई, जो मैंने लिखा था, दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू बराबर है, काइनेटिक एनर्जी प्लस होती है, ये माइनस, तो k इज इक्वल टू माइनस ई एक रिलेशन, E इज इक्वल टू यू बाई टू और u इज इक्वल टू माइनस टू के। इस बात को पकड़ के चले। यहां पर इफ वी कंसीडर इलिप्टिकल पाथ ऑफ सैटेलाइट, इलिप्टिकल पाथ में अगर घूम रहा है तो इस डायग्राम में जैसे आपको बताया था पेरिगी, ये पेरिगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट है, तो प्लैनेट हो जाएगा वहां पर काइनेटिक, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, पोटेंशियल मिनिमम। और एपोजी में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और पोटेंशियल मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी सबसे कम होती है। ये क्या होता है, फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट, ये प्लैनेट हो गया, ये सैटेलाइट है। इलिप्टिकल ऑर्बिट लेके बातचीत की जाए तो अब यहां अगली बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट क्या रहा, जो टोटल एनर्जी थी हमारी वो निगेटिव थी, उसी का पॉजिटिव फॉर्म ले लीजिए। देखिए टोटल एनर्जी निकाली थी हम लोगों ने माइनस जी एम अपॉन टू आर, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी,
GMM/2R, मतलब इतने का इसके पास डेफिसिट है, इसलिए इसकी मजबूरी है सैटेलाइट की कि उस प्लैनेट का चक्कर लगाना। अगर इतनी एनर्जी आप इसको दे दे, माइनस है ना, इतनी प्रोवाइड कर दीजिए, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी 0 और ये फ्री हो जाएगा, बंधन नहीं रहेगा। बाइंडिंग एनर्जी ना, बाइंड करने वाली कोई एनर्जी नहीं रहेगी, 0 होके कहां चला जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाएगा, अब स्वतंत्र हो जाएगा। तो ये कहानी किसी के लिए, देन एन एक्स्ट्रा एनर्जी GM/2R इज टू बी सप्लाइड टू इट सो दैट इज टोटल एनर्जी बिकम्स 0। 0 होने का मतलब उधारी उतर गई, जो उधारी थी वो उतरते ही वो फ्री हो गया, ऐसी कुछ कहानी इसकी हो गई। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, GMM/2R। एक छोटा सा मेरे ख्याल से नोट है, उसको भी दिमाग लड़ा लेते हैं इसमें। द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज नेगेटिव ओनली व्हेन इट इज बाउंड टू द अर्थ। देखिए जब ये अर्थ से बाउंड है तो टोटल एनर्जी इसकी नेगेटिव है। इट मींस दैट इट्स ऑर्बिट इज एन इलिप्स और सर्किल। इसका मतलब क्या है कि इसका जो ऑर्बिट है वो इलिप्स है या सर्किल है। इट इज पॉजिटिव व्हेन सैटेलाइट इज नॉट बाउंड टू एनी स्टार। अगर किसी स्टार से कोई सैटेलाइट बाउंड नहीं है तो इसकी निगेटिव टोटल एनर्जी नहीं होगी, पॉजिटिव होगी। और इट्स इक्विवेलेंट इन दिस केस द पाथ कवर्ड बाय सैटेलाइट विल बी हाइपरबोला। समझ पाए ना आप, जरूर हर प्लैनेट, हर सैटेलाइट के लिए ऐसा नहीं बोलना है। अगर वो बाइंड नहीं रहा, चक्कर नहीं लगाया, फ्री हो गया है, तो फ्री होने की दशा में इसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी और उसका पाथ हाइपरबोला हो जाएगा। चलिए आगे की बात देखते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मून था हमारा नेचुरल सैटेलाइट, अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है इसकी चर्चा कर लेंगे। तो दोज मैन मेड ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जो अर्थ का चक्कर लगाते हैं और हम जो सैटेलाइट भेजते हैं उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। बहुत सारे भेजते हैं, वेदर कंडीशन, डिफेंस के लिए भी भेजते हैं, दुश्मन क्या कर रहा है, कहां पर पानी है, कहां पर मिनरल्स हैं वगैरह वगैरह, कहां पर मेटल्स हैं जमीन के अंदर खुदी हुई, फसल कैसी होगी वगैरह वगैरह। तो दीज सैटेलाइट्स आर लॉन्च फ्रॉम अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशंस, वेदर फॉरकास्ट एंड अदर रीजंस या एप्लीकेशंस। तो 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो मैंने बताया जैसे डिश टीवी वाला एंटीना, और एक होते पोलर सैटेलाइट्स। तो पोलर सैटेलाइट्स हमारे काफी तेजी से धरती का चक्कर काटते हैं, वो वही 90 मिनट से कम वाली स्थिति में, और आपको वेदर रिपोर्ट वगैरह काफी मजबूत देते हैं, पूरा कवर कर लेते हैं धरती ना, काटते काटते 24 घंटे में बहुत चक्कर लगा लेंगे, आप डिवाइड करके देखें। वेटलेसनेस इन ए सैटेलाइट, जो सैटेलाइट में आपने देखा होगा, सैटेलाइट में कोई बंदा अगर है या कोई भी चीज है तो उसको वेटलेसनेस की भावना आती है, होती है वहां। क्यों होती है? देखिए जब ये सैटेलाइट, ये अर्थ का चक्कर लगा रहा है सैटेलाइट, तो ये जो सैटेलाइट है इसका एक्सेलेरेशन कितना है? एक्सेलेरेशन ऑफ सैटेलाइट है GM/r²। GM/r² इस सैटेलाइट का एक्सेलेरेशन। इसमें कोई बॉडी रखी है एम सैटेलाइट में, स्मॉल एम दिख रही है ना, तो इस, और अब ये मान लेते हैं ये जो सैटेलाइट है इसका खुद का मास ज्यादा नहीं है, वरना इस पे ये फोर्स लगाने लगेगा। हम ये समझ के चल रहे हैं सैटेलाइट इज नॉट सो हैवी कि वो ग्रेविटेशनल पुल अपना डेवलप कर दे। तो यहां पर स्मॉल मास एम रखा है, धरती ने अपनी तरफ खींचेगा, धरती कितनी फोर्स से खींचेगा? GMM/r², और इस पे एक रिएक्शन फोर्स R ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि वो सैटेलाइट पर रखा है, R इधर लगेगा और GM/r² इधर लगेगा ये फोर्स। इन दोनों का जो नेट होगा वो मास इंटू एक्सेलेरेशन होगा न्यूटन के हिसाब से। ये देखिए, तो यहां पर GMM/r² माइनस रिएक्शन, क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन वाला फोर्स ये लग रहा था इस तरफ, रिएक्शन इसकी विपरीत दिशा में था, इसको घटा दिया और इसकी वैल्यू m इंटू ए के बराबर हो गई। मास इंटू फोर्स जो होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो GMM/r² माइनस R, और एक्सेलेरेशन जो सैटेलाइट का है वही उस मास का, क्योंकि उसी के अंदर रखा है, कहां जा रहा है, तो m इंटू GM/r²। यहां पर आप देख पाए कि R की वैल्यू आपकी कितनी, ये दोनों कट गई और R की वैल्यू 0 हो गई। R 0 होने का मतलब क्या है कि बॉडी पर कोई रिएक्शनरी फोर्स नहीं होगा, तो बॉडी क्या महसूस करेगी कि उसका वेट है ही नहीं,
वेटलेसनेस की भावना डेवलप होगी या ऐसा होगा। तो thus the surface does not exert any force on the body and hence its apparent weight is 0। तो apparent weight कितना हो जाएगा? 0। और यही बात इस नोट में देखिए लिखी है कि ये केस तब ठीक होता है जब सैटेलाइट का मास काफी कम है। लेकिन जैसे मून में चले जाओ, जो नेचुरल सैटेलाइट है, तो मून का खुद का मास है ज्यादा है, इसलिए वहां पर वेटलेसनेस नहीं होती है। ग्रेविटेशनल G/6 हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन वेटलेसनेस नहीं मिलेगी आपको। समझ पाए होगे ना? अगर सैटेलाइट का मास ज्यादा हो गया तब तो खुद भी लगाने लगेगा ना उस मास के ऊपर। इस तरीके से आप देखेंगे तो मैंने पूरी चीज ग्रेविटेशन की सब कुछ आपको पढ़ा दिया। इतना करने के बाद जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा, इसी में से लगेगा, क्योंकि वी आर कवरिंग फुल सिलेबस इन वेरी लेस टाइम। तो आपको प्योर टीचिंग का मजा लीजिए और अपनी फिजिक्स को इंटरेस्टिंग और स्ट्रांग बनाइए। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो या लेक्चर देखने के बाद न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो पसंद अगर आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।